गुड इवनिंग बच्चों। पार्ट 1 के रिवीजन की अगली कड़ी में आज हम परिभाषा देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? एकांक धनावेश को किसी अन्य आवेश के पास लाने पर एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। ये सूत्र सभी बच्चे याद करेंगे। E = F/Q0। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। ये प्रश्न पूछा जाता है अति लघुत्तरात्मक में, एबेसेदे में भी आ सकता है और रिक्त स्थान में भी आ सकता है। न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं F/Q0 से। ऊपर न्यूटन बल की विमा लिखेंगे m1 L1 T-2, नीचे हम लिखेंगे आवेश की विमा A1 T1। जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र E की विमा क्या निकल के आएगी? m1 L1 T-3 A-1। देखिए, अगला प्रश्न है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि हमारे पास एक बिंदु आवेश रखा हुआ है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो ये बिंदु आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से r दूरी पर कितनी होगी? तो उसका सूत्र है, जब हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं, E = KQ/r²। जैसे कूलाम बल का सूत्र है KQ1 Q2/r²। तो इसको ये तो कूलाम बल का सूत्र है। इसी तरह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा KQ/r²। r। सदिश रूप में हमने इसको लिखा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए इसका सूत्र हमें याद रखना है सीधे ही KQ/r², और इधर आएगा r, क्योंकि ये सदिश रूप है। इसका व्यंजक व्युत्पन्न करवाया जा सकता है आपसे 3 नंबर के सवाल के अंदर, क्योंकि इस पार्ट में से एक सवाल 3 नंबर का भी आएगा। तो हमको इसका व्यंजक व्युत्पन्न करना आना चाहिए। यहाँ पर K क्या है? कूलाम नियतांक है, परावैद्युतांक नहीं है, कूलाम नियतांक है। और कूलाम नियतांक का मान निर्वात में 1/4πε0 होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र हो गया 1/4πε0 Q/r²। अब सवाल ये बनता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पर निर्भरता कैसी होती है? ये सवाल ग्राफ के रूप में भी पूछ सकता है एवं संबंध के रूप में भी पूछ सकता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो हम इस सूत्र से देख रहे हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और दूरी आ रही है व्युत्क्रमानुपाती। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस तरह से कूलाम बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, इसी तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये संबंध भी पूछ सकता है और इसमें ये ग्राफ भी पूछ सकता है। अब हम इस संबंध का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होगा। ध्यान रखना, धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो रेखाएं होंगी वो किस तरह से होंगी? क्योंकि धनावेश को हम स्रोत के रूप में मानते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर निकलते हुए होगी। तो तीर के निशान हमको बाहर की ओर बनाने हैं। और ऋणावेश को हम मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो रेखाएं हैं उनकी दिशा अंदर की ओर होगी। तो ये 2 चित्र भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है जो कॉमनली पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके ऊपर हमारा छोटा प्रश्न बनता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं या बंद वक्र के रूप में? तो हम विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो सदैव खुले वक्र के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं?
खुले वक्र के रूप में, अर्थात ये कभी भी बंद वक्र नहीं बनाएंगी इस तरह से, ये खुले वक्र के रूप में होंगी इस तरह से। बंद वक्र के रूप में कौन सी रेखाएं होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं। तो एक विशेषता इसकी ये है। दूसरी विशेषता है कि हमको विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता करनी है, तो उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, स्पर्श रेखा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करेगी। तीसरी विशेषता जिसके ऊपर हर बार सवाल पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा संभावना उसके ऊपर सवाल बनने की रहती हैं, तीसरी विशेषता क्या है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर काट सकती हैं इस तरह से? तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखा की जो तीव्रता की जो रेखाएं हैं वो कभी भी किसी बिंदु पर काटेंगी नहीं, कभी भी नहीं काटेंगी किसी बिंदु पर। क्यों? इसका कारण पूछा जाता है, क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, अर्थात एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो गई, दो दिशाएं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और अगर ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा दो प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इस पर सदैव प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वो काटेंगी? तो हमारा उत्तर होगा नहीं काटेंगी। वो कहेगा नहीं काट रही, तो क्यों नहीं काट रही? तो उसका जवाब ये है कि उस बिंदु पर कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती। एक सवाल पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ पर किस रूप में होती हैं? तो इसका उत्तर है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं, सदैव लंबवत बाहर की ओर होती हैं। इस तरह से समविभव पृष्ठ जो होगा उसके सदैव लंबवत बाहर की ओर होती हैं। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की बात। अब अगला सवाल बनता है विद्युत फ्लक्स। इसकी परिभाषा पूछ सकता है। विद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई से निरूपित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की भी परिभाषा एवं सूत्र मात्रक पूछे जा सकते हैं, इसी तरह से विद्युत फ्लक्स के भी परिभाषा मात्रक पूछे जा सकते हैं। अब विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मैं आप सभी विद्यार्थियों से कह रहा हूं कि इन वीडियोस को देखते समय आप अपना रजिस्टर एवं पेन लेकर बैठें और जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है उसे नोट करें, ताकि वो आपको परीक्षा में जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कारगर सिद्ध होगा। इसलिए ये नहीं कि खाली हम वीडियो देखकर उसको छोड़ दें, इन चीज़ों को हम लिख लें और उनको याद करें, तभी ही हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा और समय का सदुपयोग होगा। इसलिए अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है और इसे फाई से निरूपित करते हैं। और फाई का सूत्र क्या होगा? फाई का सूत्र होगा E.S। कहीं पर इसको E.S लिखते हैं, कहीं पर इसको E.DS लिखते हैं, कहीं पर इसको E.DA लिखते हैं। A फॉर एरिया, S फॉर सरफेस एरिया, यहाँ पर जो D लगा है इसका मतलब है अल्पांश क्षेत्रफल। तो ये तीनों ही रूप हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें घबराना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है कि तीनों सूत्र अलग अलग हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो इसकी विद्युत फ्लक्स की दूसरी परिभाषा क्या बनती है कि विद्युत फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल। देखो यहाँ डॉट लग रहा है, डॉट लग रहा है, इसका मतलब है अदिश गुणनफल।
और अदिश गुणनफल से हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। अदिश गुणनफल किनका होगा? सदिश राशियों का। लेकिन अदिश गुणनफल होने के बाद जो हमें राशि मिलेगी वो अदिश राशि होती है। अतः विद्युत फ्लक्स फाई एक अदिश राशि है। देखिए 1 नंबर का सवाल बनता है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो सदिश है या अदिश, तो उसका उत्तर है विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। ई जो है सदिश है, जबकि फाई यानी विद्युत फ्लक्स एक ई तो सदिश राशि है और विद्युत फ्लक्स फाई अदिश राशि है। ठीक है, तो अब इस फ्लक्स का मात्रक क्या है? फ्लक्स फाई का जो मात्रक है, फाई का हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम गुना डी ए क्या है, डी एस क्या है, एस क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक है। इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ध्यान रखें ई का मात्रक था वोल्ट प्रति मीटर। देखिए ई के मात्रक में मीटर नीचे आ रहा है और फाई के मात्रक में मीटर सामने आ रहा है गुणा के रूप में, और ई के मात्रक में मीटर भाग के रूप में आ रहा था। वोल्ट प्रति मीटर और फाई में क्या आएगा? वोल्ट मीटर। तो इसके 2 मात्रक हैं। हमें इस पर एक छोटा सा सवाल पूछ सकता है, कैसे कि फाई यहाँ पर हम देख रहे हैं ई डॉट एस यहाँ अदिश गुना है, और जब हम अदिश गुना को खोलेंगे तो ई का परिमाण, एस का परिमाण, और जब अदिश गुना को खोलेंगे तो कॉस थीटा, अर्थात ई एवं एस के मध्य बनने वाला कोण, उसको हम कहते हैं थीटा, और उसका कॉस लेना है। कॉस का मतलब कोज्या। तो ये सूत्र हमें सीधा याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो यदि हमें थीटा का मान उसने दिया हुआ है, वो कहेगा विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के मध्य इतना कोण बन रहा है तो फ्लक्स कितना होगा, तो हमको विद्युत क्षेत्र का परिमाण लिखना है, फिर क्षेत्रफल सदिश का परिमाण लिखना है, और जो कोण दिया गया है उसका कॉस थीटा वहाँ पर लिख के तीनों को गुना कर देने पर हमें फ्लक्स फाई का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी में पूछ सकता है फ्लक्स की विमा क्या होगी, तो फ्लक्स की विमा होगी m1 L3 T-3 A-1। यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की विमा लिखेंगे, फिर क्षेत्रफल सदिश की विमा लिखेंगे, दोनों को गुना कर देंगे तो हमें फाई की ये विमा प्राप्त हो जाएगी। अगला जो सवाल हमसे पूछा जा सकता है वो है विद्युत द्विध्रुव। इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, इसका सूत्र पूछा जा सकता है, इसका मात्रक पूछा जा सकता है। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सबसे पहले आप इसकी परिभाषा समझिए। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे गए हों तो ऐसा निकाय या ऐसी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। दोबारा सुनिए, जब दो समान परिमाण, देखिए यहाँ पर दो आवेश हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों का परिमाण क्यू है। परिमाण जब लेते हैं तो माइनस प्लस हट जाते हैं, केवल क्यू रह जाएगा। तो दोनों का परिमाण समान है क्यू। तो क्या बोले हम, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी है? विपरीत है। एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है। दोनों समान होने चाहिए लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, एक ऋण और एक धन। परस्पर एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर, ये जो 2a दूरी है ये अत्यल्प है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही निकट ये दोनों आवेश रखे हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में NaCl, H2O, HCl, ये सब अणु जो हैं विद्युत द्विध्रुव के रूप में व्यवहार करते हैं। अगली परिभाषा पूछी जाती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या होता है, इसको हम P से निरूपित करते हैं, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब परिभाषा हमसे पूछेगा तो हम विद्युत द्विध्रुव को पहले से जानते हैं, तो हम उसको लेकर चलेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के, ये रहा विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, ये दोनों आवेश जो हैं समान परिमाण के हैं, तो किसी एक आवेश का परिमाण हमने ले लिया, एवं उनके मध्य की दूरी का गुणनफल Q एवं 2a का गुणनफल, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। ये गुणनफल साधारण गुणनफल है, क्योंकि ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। एक अदिश और एक सदिश राशि का गुणनफल सदैव सामान्य गुणनफल होता है, ना तो सदिश गुणनफल ना अदिश गुणनफल। ये किसके बराबर होगा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होगा। तो सीधा याद रखना हमें ये सूत्र, P = Q2a, अर्थात एक आवेश का परिमाण लेना है और दोनों के मध्य की दूरी का सीधा गुणनफल हमें करना है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक क्या होगा, देखिए यहाँ पर Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और ये 2a क्या है, दूरी है। इस 2 से कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 हमने सममिति के लिए लगाया है, अर्थात यदि हम मूल बिंदु को यहाँ पर मानेंगे तो आधा इधर है और आधा इधर है, इसलिए हमने इसको 2a लिखा है। तो ये दूरी है 2 है, इसलिए हमको इससे मात्रक लिखते समय 2 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा ही दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। इसका एक अन्य मात्रक डिबाई भी होता है, डिबाई। तो इस तरह से हमको इन टॉपिक्स पर छोटे प्रश्न बनते हैं। एक अन्य परिभाषा पूछ सकता है वो, आदर्श द्विध्रुव किसे कहते हैं? ऐसा द्विध्रुव जिसमें आवेश लगभग अनंत परिमाण का हो तथा आवेशों के मध्य की दूरी लगभग 0 हो, ऐसा द्विध्रुव आदर्श द्विध्रुव कहलाता है। ये तो सब हो गए छोटे सवाल। अब विद्युत द्विध्रुव पर बड़ा सवाल 3 नंबर का पूछा जा सकता है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कराया जा सकता है, उनके मध्य संबंध स्थापित कराया जा सकता है, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।